ट्रंप और मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए, जिसके बाद यह नाफिजुल अमल हो गया। मुआहदे का उन्वान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त रखा गया। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ को खोल दिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मतन में आबना हुर्मुज़ की बहाली, ईरान पर माली पाबंदियों में नरमी शामिल है। मतन में ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात के खदोखाल भी शामिल हैं। फ़रीक़ैन लबनान समेत तमाम महाज़ों पर मुस्तकिल जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हैं। अमरीका और उसके इलाक़ाई शराकत और कम अज़ कम $300 अरब की माली मावनत और सरमायाकारी के फ्रेमवर्क पर काम करेंगे। अमरीकी और ईरानी सदूर ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए, बतौर सालिस इसकी तौसीक की है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि ये पेशरफ्त इस बात की वाज़ेह अलामत है कि दोनों फरीक़ैन तनाज़े के हल के लिए सफारती रास्ता इख्तियार करने के लिए संजीदा है। अमरीका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है और इब्तदाई कदम के तौर पर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर दोबारा खोल दिया। पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफ़द आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम अज कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आवाम और कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम करने का अज़्म। कहा कोई नया टैक्स आयद नहीं किया। तालीम, ज़राअत, इंश्योरेंस और रोजगार शोबों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान। 720 अरब रुपए तरक्याती उमूर के लिए रखे गए। वज़ीर आला सिंध के बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, बजट नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना था कि सिंध में जमहूरी डिक्टेटरशिप है। ऐसे बजट का क्या फायदा जिसमें किसी की नुमाइंदगी ना हो। सिंध के बजट में कराची को नजरअंदाज किया गया। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान विमेंस को 2 विकेट से हरा दिया। कप्तान फातिमा सना के अलावा बकिया बैटर्स जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स का मुकाबला ना कर सकी, जबकि पाकिस्तानी बैटर्स की विकेटों के दरमियान दौड़ भी नाकिस रही। पाकिस्तान की विमेंस टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 126 रन स्कोर किए। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तानी विमेंस ने उम्दा बॉलिंग की। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 127 रन का हदफ 70वें ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान टीम अपना तीसरा मैच हफ्ते को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो और आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। मौसम थोड़ा बेहतर होता चला जा रहा है। गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो गई है क्योंकि आसमान पर बादलों का राज है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में तो आंधी के साथ गरज चमक और बारिश की पेशगोई भी की गई है। जबकि रहीम यार खान में आंधी और तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। दरख्त, बिजली के खंभे, साइन बोर्ड्स गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। तो मौसम करवट ले रहा है। अब इसकी तैयारी कैसे की जा रही है और पिछले साल की तबाहकारियां हमें याद हैं, क्या उन तबाहकारियों से हमने कुछ सीखा? इस पे हम आगे चल के शो में जरूर बात करेंगे। कुछ तस्करा कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप का, जिसके जबरदस्त मैचेस जारी हैं। ओवरनाइट इंग्लैंड ने तो 4-1 से अपना मैच जीत लिया, लेकिन जो टर्न ऑफ था दैट वाज अगेन पोर्टुगल और कॉन्गो का मैच हुआ। तवक्को के बरखिलाफ रोनाल्डो का जादू ना चल सका और एक गोल से मैच बराबर हो गया। एब्सोल्युटली, आई मीन कोई गोलकीपर अगर रोनाल्डो का पेनल्टी रोक ले तो वो ज्यादा बड़ी, मतलब इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज, यू नो, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड यस्टरडे एज वेल। एंड ऑब्वियसली रोनाल्डो क्लियरली बहुत ही डिसअपॉइंटेड नजर आए। वेल, सारी बड़ी टीमों के पहले मैचेस ड्रॉ हो रहे हैं, जो मुझे हैरान कर रहे हैं। आई एम श्योर बहुत सारे फैंस को भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सारी बड़ी टीमों के ड्रॉ हो रहे हैं। टेल मी अबाउट इट। फ्रांस, England, yeah. Maybe we were looking more towards Spain and Portugal. Anyways, women's team की बात कर लेते हैं। वो भी हमें हैरान कर रही है। हम हर दफा जीत की उम्मीद लगा रहे हैं, वो हारती चली जा रही है। विमेंस वर्ल्ड कप में भी कुछ अच्छी खबर तो रही है, और वो यूं नहीं है कि आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच था हमारी टीम का, साउथ अफ्रीका से ये मैच था और हम ये मैच हार गए। हम बड़ा हदफ नहीं दे पाए और फिर जब चेस करने के लिए गई साउथ अफ्रीकन टीम, एंड दे वन। वेल, क्या कह सकते हैं इस पे? अगर आप अगेन डिसमिसल्स देखें पाकिस्तानी विमेंस के, तो समझ से बालातर है, सिवाय फातिमा सना के। दैट्स व्हाई आई लाइक फातिमा सना, कि फातिमा सना इज़ वन ऑफ कैप्टन जो कि पाकिस्तान को मिले। लेकिन उस अपार्ट फ्रॉम हर सारे शॉट सेलेक्शंस, द गिमिक्री ऑन द विकेट, हम रन आउट हो रहे हैं और सिमट गए, वो तो शुक्र है कि फातिमा ने टेल एंडर के साथ
पार्टनरशिप लगाई 71 की, तो हम कहीं पहुंचे, जिसके बाद हमने अपने बॉलर्स को मौका दिया। चलिए इस पर आगे चल के जरूर बात करेंगे, बट राइट नाउ मूविंग ऑन टू द टॉप स्टोरी, एंड दैट इज a very iconic moment in the world history. सदर डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं, बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए हैं। और विद दैट सादिया, कुछ अपने नाज़रीन की अगर आगाही के लिए बताएं, ये दस्तखत जो हुए हैं फ्रांस के तारीखी वर्साई पैलेस में हुए हैं। वही वर्साई पैलेस है जिसके हॉल ऑफ मिरर्स में पहली जंग अजीम के अमन मुआहदे पर 1919 में दस्तखत हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे एंड हुई थी एंड आफ्टर 107 ईयर्स ऑफ दैट। और 1979 जब अमेरिका और ईरान के दरमियान तमाम तर चपकले शुरू हुई, तो 47 साल उसको हो गए हैं। तो 47 साल बाद दोनों ममालिक जो है वो अमन पे राजी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की तस्दीक कर चुके हैं, जबकि आबनाए हुर्मुज़ को मरहलावार मुकम्मल तौर पर बहाल करना है। आइंदा 60 डेज जो हैं वो क्रूशल हैं और तफसीली मुज़ाकरात होंगे, जिसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियर डील के ऊपर भी कहा जा रहा है कि बात की जाएगी। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को भी एक बार फिर जिक्र रहा। हर किसी ने G7 के इन इजलासों में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, चाहे फिर वो गल्फ के मुबालिक हों, वेस्टर्न कंट्रीज़ हों। जबकि आलमी जो मंडियां हैं उसमें भी हम ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ तो सुन रहे हैं, लेकिन आलमी मंडियों में भी जो तनाव था वो अब ख़त्म होता चला जा रहा है। और इसी तनाजुर में अहम करार दे रही है इस सारी सूरत हाल को पूरी दुनिया। एब्सोल्युटली। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ीर इमरान अली मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड फाइनली हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बेहतर होती चली जा रही है। वर्साई में ये पीस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। सबसे पहले तो योर इनिशियल रिएक्शन टू दैट, जब ये साइन हो रहा था, ट्रंप ने साइन किया, बराबर में उनके इमानुएल मखवा बैठे हुए थे, और जैसे ही साइन हुआ तो सब ने आवाज़ लगाई बुलंद, ब्रावो। सो इट्स अ वेरी गुड डे फॉर द वर्ल्ड सर। हाँ जी, it's a good day for the world because ये जो जंग थी ये पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रही थी इकोनॉमिकली भी। तो इट्स वेरी गुड कि ये एंड हुई है। और बाकी ब्रावो या G7 की बातें दे आर ऑल सेकेंडरी। इसकी जो एग्रीमेंट है उसको पोर्ट्रे दोनों साइड्स यही करेंगे कि उनकी विक्ट्री। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। राइट। अच्छा, आप मुझे उतने होपफुल इमरान साहब नजर नहीं आ रहे। व्हाइल वी आर सेलिब्रेटिंग राइट नाउ, एंड वी थिंक ऑब्वियसली हम भी वेट करें कि आगे क्या होता है, बट देयर इज अ गुड होप इन आवर हार्ट। Am I just No, I'm very hopeful, but right. It's an iconic or an earth shattering or anything like that. It's a very good omen. जो चीजें हैं उनको उसी तरह देखना चाहिए। Right. जब हम कभी खुश होते हैं तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के लिए सनी मोमेंट है। इट्स अ वेरी गुड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक्सटर्नली अपने आप को बहुत अच्छी तरह वी हैव एग्जीक्यूटेड एवरीथिंग दैट वी हैड। वो कंग्रेचुलेटरी है। और ये भी अच्छी बात है कि जंग रुक गई, अभी इस वक्त रुकी हुई है। लेकिन इसमें जब तक तमाम लोग और बहुत ज़्यादा इसमें शुरकाएं फ्रॉम द US, फिर ईरान GCC कंट्रीज, फिर एक नया कॉम्पैक्ट इजराइल को के साथ कैसे बाकी मुस्लिम वर्ल्ड डील करेगी और अपनी जो अंदरूनी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सेट असाइड करेगी। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन देखा ये जाता है कि जब एक क्राइसिस से इंसान निकलता है या मुल्क निकलता है तो उसकी पुराने वाली जो इनकंसिस्टेंसीज होती हैं वो सामने आती हैं। ईरान को GCC कंट्रीज के साथ अपनी जो आइडियोलॉजिकल हाई, कल्चरल हाई पे है उसको टेम्पर डाउन करना पड़ेगा और अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। GCC कंट्रीज को भी ईरान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री जो इसके बाद निकल कर आई है। और पाकिस्तान को सबसे इम्पोर्टेंट ये एक तो बहुत खुशी की बात है, खुशी को टेम्पर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि इस एक्सटर्नल सनी मोमेंट को वो इंटरनली अपने लोगों के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं होता। You need to be good public policy individuals to do that, और वो अभी तक we have to see what it is. All right.
इमरान साहब मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि यू हैव बीन इन द बिजनेस, ट्रीटी में और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक वाज़ेह फ़र्क है लीगली बाइंडिंग होने का। क्या ये इस एमओयू को थोड़ा सा हल्का करती है या फिर यू थिंक ये दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑल, या अगर इसकी जगह कोई ट्रीटी कोई अग्रीमेंट होता तो दैट वुड हैव बीन बेटर, या फिर एमओयू हो गया जंग रुक गई फिल वक्त इतना बेहतर है? ट्रीटी जो है ना वो 60 डेज के बाद में नहीं होगी। ट्रीटी इज अ डिफरेंट थिंग। ये एक एग्रीमेंट होगी और एक एमओयू एक इंटेंशनल डॉक्यूमेंट होती है। इट शोज इंटेंशंस, इट शोज एमओयू। इसका नाम नहीं रखना चाहिए था। पाकिस्तान में इंटरनली हम एमओयूज को सीरियसली नहीं लेते। सो इट्स अ गुड इंटेंशन डॉक्यूमेंट जो 60 डेज के बाद आई थिंक इसके बाद पीस एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन वो एग्रीमेंट अच्छा होगा। लेकिन ये अभी इसलिए ज़रूरी था कि ये अक्रॉस द टेबल बैठ नहीं रहे थे ना। पाकिस्तान ने जब इनको बिठाया था तो ये चले गए थे, वैंस चले गए थे और फिर ईरान डिड नॉट कम फॉर द सेकंड राउंड। तो जो कंक्रीट उसकी चीज़ें जो एग्रीमेंट में होनी है वो तो अक्रॉस द टेबल बैठ के होती है ना। तो इसलिए इन्होंने ये किया कि सारे कंटेंशियस इश्यूज को साइड पे कर दिया कि उसको हम 60 डेज में करेंगे। जंग बंदी और स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज को खुलना और बाकी इंटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट के कितने पैसे ईरान को इवेंचुअली मिलेंगे वो भी इस तरह के वो नेगोशिएशंस का हिस्सा होंगे। तो इमीडिएट इफेक्ट स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज की ओपन शिपिंग होगी और एक अच्छी इंटेंशन वाली डॉक्यूमेंट होगी। लेकिन अमेरिका को भी और ईरान को भी टेम्पर डाउन करना पड़ेगा अपनी एक्सपेक्टेशंस को ताकि वो एक एग्रीमेंट पे पहुंचे। पाकिस्तान के लिए और ओवरऑल इस्लामिक वर्ल्ड के लिए हम ओआईसी का कितना मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड मोमेंट कि आपको समझ आए ये बात कि कोई अमेरिका, कोई इजराइल, कोई इंडिया में यूएई की बात कर रहा हूँ, नहीं आपको बचा सकता जब तक आपके अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात ना हो और आपस में एक दूसरे के डिफेंस के लिए ना आए। कोई ईरान और सऊदी अरेबिया में स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस नहीं थे, सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। सऊदी अरेबिया ने अब इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेट किया की रिस्ट्रेंट, तो ईरान को भी चाहिए कि वो अब एम्ब्रेस करे अपने नेबर्स को और एक मॉरल हाई, क्योंकि सिविलाइजेशनली बहुत अपने देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइड। तो लेकिन ये अब ख़त्म करे चीज़ें और पाकिस्तान को भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को भी आगे जाके सऊदी अरेबिया, टर्की के साथ ईरान को इंटीग्रेट करना चाहिए। अगर हम ये कर लेंगे तो उसके बाद इजराइल का ये ग्रेटर इजराइल का प्लान और बाकी चीज़ें ख़त्म होंगी और उसके बाद हम इमरान साहब उसके बाद हम गाजा, उसके बाद we will have to attend to Gaza, otherwise it will all fall apart again. Right. The way US प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि हमारे बगैर इसराइल कुछ नहीं है, और ये कि अगर हम ना आते इस वॉर में तो ईरान बुरा हाल कर देता इसराइल का, उनको मार मार के, ये सारी बातें क्या सिर्फ इस प्रेसिडेंट की हद तक हैं, या हम समझें कि जो एक एक बाइंडिंग है दोनों मुल्कों की, उनका जो रिश्ता है उसमें वाकई कोई दरार आई है? मैं इस इंटरेस्ट से ये बात पूछ रही हूँ कि क्या अगली जंगें जहाँ जहाँ अब इसराइल अटैक करना चाहता है, क्या अमेरिका उसके साथ खड़ा होना चाहेगा या नहीं खड़ा होना चाहेगा, बी इट गजा, बी इट लेबनान, बी इट ईरान? देखिए, ट्रम्प ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ऑल थ्रू आउट दीज डिस्कशंस उन्होंने लेबनान में आज तक जितना लेबनान को साउथ कैप्चर किया उससे ज़्यादा आगे तक till that famous castle they've captured it. और सीज फायर की बात है इस एग्रीमेंट में, लेकिन विड्रॉल की बात नहीं है। विड्रॉल ईरान इंसिस्ट करेगा, लेकिन वो हिजबुल्लाह पे इंसिस्ट करेंगे। हिजबुल्लाह पे इंसिस्ट करेंगे तो हिजबुल्लाह विल से यू फर्स्ट वकेट। तो ये बड़ी सख्त डिस्कशंस होंगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह गाजा को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लेट डाउन किया और साउथ लेबनान को लेट डाउन किया, अब मजबूरी कुछ आ गई है, लेकिन उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये बात एक ज़रूर है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अपने आप को मिलिटरीली कमिट करने से पहले सोचेगा, और अभी भी एक उनकी कमज़ोरी ये आई है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड या सोल्जर्स कभी मिडिल ईस्ट में नहीं भेजेंगे। तो इसलिए ये बातें हैं। इन कंट्रीज़ को भी, जिस तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूँ,
the Islamic world, or let's say the Middle Eastern world, will have to stand together. Otherwise, they'll be under attack. जो one of the candidates हैं Israel के, उनकी अब campaign का हिस्सा ये है कि the next target should be Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, the Sunni alliance, as he says it. So we better wake up, all of us. It's very good that Turkey and Saudi Arabia and Pakistan as well as Iran, अब ये इनमें कोई ऐसा डिफरेंस रह नहीं गया जिसकी वजह से ये आगे ना जाएं. They should commit themselves and do something and get into an alliance. और ये मेरी prediction है कि 60 days या से 90 days तक ये किसी ना किसी किस्म की agreement हो जाएगी. लेकिन उसके बाद these countries will have to forge an alliance. Otherwise इनके differences को exploit करके फिर इन पे इजराइल या किसी को कह के अटैक वगैरह करवा देगा. इट्स अ वेरी डार्क डे फॉर इजराइल. तो इसको डार्केस्ट बनाना चाहिए. इट्स अ टेररिस्ट स्टेट और वी शुड एक्ट अपॉन इट. यस, और वो साथ में जो इंडिया के साथ, जो मोदी के साथ कर रहे हैं ट्रम्प G7 में, वो भी काबिल ज़िक्र मामलात हैं. बट इमरान साहब, आपने तस्करा किया था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान किस तरीके से इंटरनली इसको ट्रिकल डाउन करता है अपने अवाम तक. ना कुछ फ्रंट्स हैं कि जिसमें पाकिस्तान को खेलना है. एक तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वाले मामलात हैं, जिसमें हमने कल असेस किया कि अगर तो पाबंदियाँ उड़ जाती हैं ईरान से, तो वो जो गैस पाइपलाइन है, वो जो ऑयल रिज़र्व है, वो तो पाकिस्तान को बहुत ही उसका फ़ायदा होगा. पाकिस्तान उससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है, एक तो चीज़ ये. दूसरा ये कि आपको याद होगा कि ईरान ने बॉर्डर पे जो हमला कर दिया था पाकिस्तान के, उसके बाद पाकिस्तान ने बिफिटिंग रिप्लाई किया था. फ्रॉम दैट मोमेंट टिल नाउ कि पाकिस्तान के ईरान के साथ गालिबन पिछली दहाइयों में सबसे बेहतर ताल्लुकात हुए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मज़ीद कौन से ऐसे फ्रंट्स हैं जो कि पाकिस्तान को मज़ीद एक्सप्लॉइट करने चाहिए, और क्या विल है उसके लिए इंटरनली हमारे पास? देखिए, ये जो बात है ना, बिल्कुल द ऑयल एंड गैस पाइपलाइन विल बी अलाउड, ऑयल इंपोर्ट्स इनटू पाकिस्तान विल बी अलाउड, लेकिन दिस विल नॉट प्रोवाइड बिग रिलीफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. आपको पॉवर्टी एलिविएशन के लिए प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे. ये फजूल बातें कि एकदम ये गैस पाइपलाइन से लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाएगी. पीपल आर क्रश्ड अंडर पॉवर्टी राइट नाउ. आप बाहर निकलें अपने घर से, अपनी मेट से बात करके देखें, आपको पता चलेगा. सो यू विल हैव टू अंडरटेक सम, और आपके पास अब कैपेसिटी है. पूरी दुनिया आपको बहुत अच्छी निगाह से देख रही है. आपने 150 रुपीस की फ्यूल के ऊपर आपने टैरिफ लगाया हुआ है, जस्ट अपनी FBR की डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए. उसको हटाएं. फिस्कल डेफिसिट के लिए आस्क द GCC कंट्रीज. वो पता नहीं 300 बिलियन की बात कर रहे हैं. पाकिस्तान को तो मसला ही $2-3 बिलियन का है. यू शुड आस्क फॉर अ परमानेंट ग्रांट. फिस्कल डेफिसिट अपना ठीक करें. स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कौड़ियों के मोल भेज दें. जस्ट लेट देम गो. और उसके बाद पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स करें. अपने ये टैरिफ्स हटाएं, पॉवर्टी को हैंडल करें. जब आप पॉवर्टी को से नबुर्द आजमा हो जाएंगे, your people will stand with you, just like the people of Iran stood by Iran. तो इसलिए सिर्फ ये गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन और इंपोर्ट ऑफ ऑयल से नहीं होगा. आपको लोगों को रिलीफ देनी पड़ेगी. पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे. एक दूसरे पे अटैक्स की कोई गुंजाइश नहीं है इन द मिडिल टर्म, लाइक 2-3 साल में. उसके बाद एक दूसरे के बॉर्डर इश्यूज को सीरियसली हल करना पड़ेगा. इकोनॉमिकली और ट्रेड वाइज आपको ईरान के साथ सीरियस कंपेटिटिव नेगोशिएशंस. याद रखें, नेगोशिएट वो करता है जिसके पास पब्लिक पॉलिसी इंडिविजुअल्स होते हैं. ये नहीं देने को भी कुछ और पता भी हो कि क्या करना है. ये हमारे जो ज्यादातर सिविल सर्वेंट्स हैं और बाकी हैं, ये तो घिसे पिटे ड्राफ्ट्स एक्सचेंज करते रहते हैं जिन पे कभी अमल नहीं होता. सो यू हैव टू टेक इट सीरियसली. और बड़ा जबरदस्त मौका है कि आप ईरान के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग क्लोज रिलेशनशिप, along with a long lasting defense close relationship with Saudi Arabia. तो if you are competent enough कि आप ये हैंडल कर लें, तो आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी. लेकिन याद रखिए, आपकी डिस्कशंस में पाकिस्तान का आबला पा आम कॉमन पाकिस्तानी
should figure in your mind, in your public policy. Otherwise, ये external glory जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म हो जाती है. Absolutely. You come back to square one. आपकी Oh, yes. sunny moment चली जाएगी, लोग आपके साथ उस तरह बात नहीं करेंगे. So you have a window of 6 months in which you can achieve a This lot. window of 6 months, we really hope कि इसको cultivation जो है इसका हो सके. बहुत शुक्रिया इमरान साहब. It was very insightful to have you on the show. और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को देखना होगा कि इस एक्सटर्निटी को वो इंटरनली कैसे अपने फ़ायदे में बदल सकता है. वो इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक. आप हमारे साथ ही रहिए. वेलकम बैक अगैन. अब हम बात करने जा रहे हैं चकवाल इंसिडेंट की. जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन मज़ीद सामने आती जा रही है, लोगों की आंखें खुलती जा रही हैं एंड मेरे ख्याल में कई ऐसे सवालात हैं जो अब रीविज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कई बार ये सवाल कर चुके हैं लेकिन इनके जवाबात आए नहीं. वेल, सीसीडी एहलकारों की फायरिंग से जाबहक होने वाली जो 9 साला बच्ची है हानिया, उसका हुआ पोस्टमार्टम, उसकी रिपोर्ट आई है और हौलनाक जो हकाइक हैं वो सामने आए हैं. इस बच्ची के जिस्म पर गोलियों के और गहरे ज़ख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात पाए गए हैं और शदीद खून बहने और अज़ा के बुरी तरह मुतासर होने के बायस मौत वाक़ हुई. याद रहे कि चकवाल में सीसीडी एहलकारों ने एक गाड़ी पर फायरिंग की थी जिसमें हानिया जामा हो गई थी, उसके वालिद और भाई ज़ख्मी हुए थे. अवामी रद्दमल भी सामने आ रहा है, बल्कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने इस पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है. अब फायरिंग में मुलविस एहलकार के ख़िलाफ़ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तार तो कर लिया गया है, हाई प्रोफाइल इसको करार दिया जा रहा है, लेकिन अब इस वाक़े ने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स भी हैं. ख़ास तौर पर HRCP की जो एक रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी भी हुई है. और क्योंकि HRCP की बात हो रही है तो डायरेक्टर HRCP फ़राह ज़िया साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे हम ज़रा इस पर मुफस्सल हैं. फ़राह साहिबा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. सो फ़राह साहिबा, आपकी इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी कोट किया है अबाउट CCD. कल भी हमने इसमें काफ़ी बात की और आज भी इसकी हम कंटिन्यूशन कर लेते हैं. व्हाट्स गोइंग ऑन विद CCD? आई मीन, ये पुलिस के अंदर का ही एक इदारा है और इसको जो पुलिस नहीं कर पा रही थी उसको कर्ब करने के लिए इस इदारे को बनाया गया. क्या कारकर्दगी रही है अब तक इसकी, जब हम बात करते हैं अब ख़ास तौर पर द लव्स एनकाउंटर की? जी, थैंक यू सो मच. देखिए, हमने ये पिछले साल ये इदारा जो है ये एक लॉ के ज़रिए इसको बनाया गया था. अप्रैल में, मई में इसका नोटिफिकेशन हुआ और अप्रैल के आखिर में बहुत तवातर के साथ अखबारात में ख़बरें आनी शुरू हो गई थी पुलिस एनकाउंटर्स, जो कि क्रिमिनल्स को CCD जो है वो पुलिस एनकाउंटर्स में उनको मारा जा रहा था. और बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक सिमिलैरिटी नज़र आ रही थी कि तमाम वाक़यात जो हैं वो तकरीबन एक ही तरह के उनकी जो हैं शवाहिद वगैरह या जो भी वो बताया जा रहा था वाक़यात का, वो बिल्कुल एक ही तरह लग रहे थे. और अखबारात में उसकी प्रेस स्टेटमेंट्स भी तवातर के साथ, तसलसल के साथ आ रही थी. तो हम उसके ऊपर अलर्ट हो रहे थे और हम HRCP में तमाम जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही होती हैं उनको हम डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही होती हैं. तो वो जब हमने देखना शुरू किया तो हमें नज़र आया कि जुलाई तक हमने देखा कि ये नंबर जो है ये बढ़ता जा रहा है. अक्टूबर में हमने एक बहुत हाई प्रोफाइल इंसिडेंट हो गया था तीफी भट्ट साहब का, आपको मालूम होगा. जी. तो उसके ऊपर हमने एक स्टेटमेंट दी और उसके ऊपर एक रिबटल आया पंजाब गवर्नमेंट का कि ये हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है. तो उसके ऊपर फिर हमें यही समझ आया कि एक हमारा कोर काम होता है कि हम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं. तो हमने फिर एक फैक्ट फाइंडिंग दिसंबर में एक कंडक्ट की, जिसके अंदर हम देखना चाह रहे थे कि ये क्या हो रहा है. तब तक ये था कि हमारे पास एक डेटा आ गया था. जो भी अखबारात की हम वाक़यात को रिपोर्ट कर रहे थे तो 8 माह के अंदर तकरीबन 950 लोग जो हैं वो मारे गए थे, सस्पेक्ट्स जो हैं, और तकरीबन 650 के करीब जो है वो पुलिस मुकाबले थे जिनके अंदर ये नंबर आ गया था. तो ये बहुत अलार्मिंग था. तो हमने फिर कोशिश की कि हम इसको, और इस दौरान ये भी था
कि कोई इसका अदर देन जो प्रेस रिलीज सीसीडी की तरफ से आ रही थी, उसके अलावा कोई हमें मीडिया में उसका कोई क्रिटिक, कोई एनालिसिस, कोई वो नजर नहीं आ रहा था। तो हमें ये लग रहा था कि शायद ये या तो रोका जा रहा है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, तो ये HRCP को ये फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए। तो हमने वो फैक्ट फाइंडिंग उस डेटा की बेस पे फिर हमने कुछ विक्टिम से मिलने की कोशिश की। एक बहुत डर और खौफ की फिजा थी, और सिवाय एक एक्सट्रीम केस के कि जहाँ पे 8 लोग एक फैमिली के पकड़े गए थे और उनमें से 5 लोगों को मार दिया गया था, उसके अलावा विक्टिम्स जो हैं वो हमसे एग्री करते थे, उसके बाद बात नहीं करते थे। लेकिन हमने फिर ह्यूमन राइट्स लॉयर्स से बात की, हमने क्राइम रिपोर्टर्स से बात की, हमने FIRs को स्टडी किया जो पुलिस की तरफ से जारी होती हैं। तो उससे एक बहुत ही एक क्लियर सी पिक्चर सामने आई, जो कि हमने अपनी रिपोर्ट की सूरत में, आई थिंक जनवरी में वो हमारी रिपोर्ट आ गई थी, तो वो हम सामने लेके आए, जिससे हमें ये लगा कि एक पैटर्न है जिसमें कि ये एनकाउंटर्स जिनको कहा जा रहा है, जिसके अंदर के ये बहुत अहम बात होती है कि एनकाउंटर में पुलिस का लॉस भी होना चाहिए। लेकिन जब हम देख रहे थे तो वो जो 950 950 लोग जिनकी हलाकतें हुई, उसके मुकाबले में जो रिपोर्टेड थे सिर्फ 2 पुलिस के एहलकार जो हैं वो मरे थे और 36 जख्मी हुए थे। तो ये बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट था। यस, और ये क्या डिस्प्रोपोर्शनेटनेस आपको ये जो केस है हानिया वाला इसमें भी नजर आता है? जी बिल्कुल, मतलब ये तो एक देखिए ना, जो आपने मतलब उसको पुलिस को एक आपने एम्पावर कर दिया, पुलिस के एक डिपार्टमेंट को, एक पैरेलल डिपार्टमेंट को आपने इस तरह से एम्पावर कर दिया, और जो भी हम समझते हैं कि फायर आर्म्स को यूज करना जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे और तरीके होते हैं पुलिसिंग के। पुलिसिंग प्रिवेंटिव होती है, पुलिसिंग जो है वो उसका काम होता है कि वो रोके क्राइम को होने से। अब लेकिन ये कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन ये यहाँ पे आपने उनको एक खुली छूट दे दी कि वो फायर आर्म्स का इस्तेमाल करें। और कोई भी, हम तो ह्यूमन राइट्स इदारे के तौर पे एक सिस्टमैटिक क्राइसिस है ये, और आई एम श्योर आपकी रिपोर्ट पे मैं पढ़ रही थी, एंड इट इज़ द सेम वर्ड आई हैपन टू, ये मेरे दिमाग में जो वर्ड था वही आपकी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक क्राइसिस। व्हेन वी से दैट, आई मीन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक वाकया हुआ, आपने उस शख्स को सज़ा दे दी, कल कोई और उठेगा CCD में से, कल कोई और टीम करेगी ये वाकया इसी तरह से। सो इसका हल क्या है, और क्या ये सज़ा देना, क्योंकि अपेरेंटली ये एक ऐसी चीज़ लग रही है कि ये ख़ता हो गई, गलती हो गई, वो एक्सीडेंटल, बट जितने वाकयात हो रहे हैं ना ये इंटेंशनल फील हो रहे हैं। देखिए बात ये है कि ये कुछ चीज़ मैं वाजे करना चाहूँगी कि ये एक वाकया हुआ जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, और एक बच्ची का इसके अंदर कत्ल हो गया है, किलिंग हो गई है। तो लेकिन जो बात समझने की ज़रूरत है कि जो इससे ये लगता है कि ये वाकया तो गलत हुआ है, लेकिन जो CCD बाकी पुलिस एनकाउंटर्स कर रही थी और क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो शायद ठीक था। और इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि लोग, अवाम बहुत खुश है कि क्राइम जो है वो कम हो रहा है, और ये हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही, ये जो आपने बात किया ना कि निज़ाम का मसला है, ठीक है, तो जो निज़ाम है वो तो उसमें आपको एक ड्यू प्रोसेस की बात करनी है ना, कि आपको हर इंसान को अपने दिफा का हक है, चाहे आपने उसको उसके खिलाफ FIR कर दी है या वो किसी क्राइम में मुलव्वस है, कानून के नज़र में हर शहरी बराबर। तो आपने उस निज़ाम को एक तरफ रख दिया, आपका जो अदालती निज़ाम है उसको भी एक तरह से आपने बहुत बेतौकीर किया, और आपने उसके साथ एक पैरेलल सिस्टम शुरू कर दिया। और फिर ये तो एक्सट्रीम मिसयूज है ना, ये तो एक्सट्रीम अब्यूज हो गया है इस केस में। और चूंकि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इसके ऊपर नज़र है, नेशनली ये मीडिया के लिए एक, जैसे एक परफेक्ट विक्टिम की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि ये एक परफेक्ट विक्टिम एक बच्ची का जो है, और उनकी तस्वीर और उनका ऑस्ट्रेलियन नेशनल होना, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई और इसके ऊपर अटेंशन आ गई। लेकिन जो बाकी CCD की जो वर्किंग है, जिस तरह से चल रही थी, उनकी कार्रवाइयाँ थी,
वो मेरा ख्याल है एक बहुत नाइंसाफी हमारे सामने हो रही थी और उसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं। ओके, ठीक है। तो जी बिल्कुल ठीक है फराज साहब, अब ये चीज़ें सामने आई हैं, अभी होप कि इसकी तरफ तवज्जो आए। बहुत शुक्रिया आपका। फराज साहब हमारे साथ मौजूद थी। और जो एहलकार है वो गिरफ्तार हो चुका है। सवाल ये है कि क्या एक एहलकार की गिरफ्तारी इस मामले को हल करती है? एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। और अब बात कर लेते हैं ज़रा सूबों के बजट की भी, और ख़ास करके सिंध का बजट जो कि कल पेश किया गया। 2026-27 के लिए बजट पेश किया गया है और इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए, कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया है और कम अज़ कम जो उजरत है उसे 43,000 रुपये मुकर्रर किया है और कोई नया टैक्स ना लगाने का भी ऐलान किया है। बजट में तालीम, सेहत, सोलर तवानाई, जदीद टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को खुसूसी अहमियत तो दी गई है। दूसरी जानिब तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल ना करने का फैसला तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जारी मनसूबों की तकमील और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह दी जा रही है। गालिबन कराची के लिए 100 अरब रुपये भी रखे गए हैं। तो अब ये बजट कैसा है? और साथ ही इस बजट में ये भी हुआ कि जो अपोजिशन थी उसने तकरीर भी नहीं करने दे रही थी, काफ़ी शोर शराबा किया। तो हम ज़रा इस पर बात करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से डॉक्टर फौजिया भी। तो तहसीन साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इस, कैसे देखती हैं इस बजट को आप, और आम आदमी के लिए, आम कराची वाले के लिए ये बजट कैसा है? गालिबन 100 अरब रखे हैं कराची के लिए। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग सादी एंड फैसल। जी फैसल, कराची के लिए जो है 108 अरब रुपए रखे गए हैं और अगर आप ओवरऑल देखें कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो टोटल अमाउंट जो है वो 600 अरब, तकरीबन 644 पॉइंट समथिंग अरब रुपए जो हैं वो टोटल बजट है। लेकिन इस साल के लिए जो है वो जो ऑनगोइंग स्कीम्स है उसके लिए 108 अरब रुपए रखा गया है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप दोनों प्लीज, कि हमने ये जो बजट बनाया, अगर आप अभी भी देखें कि जिस तरह इंटरनेशनली इन्फ्लेशन है या इकोनॉमिक क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, अनसर्टेनिटी है इतनी ज़्यादा, उसमें फिर आपको भी पता है ऑस्टेरिटी पैकेज भी जो है वो फेडरल की तरफ से पॉलिसी आई थी, सिंध गवर्नमेंट ने भी उस पॉलिसी को फॉलो किया था। उस पे अगर मुझे लगता है कि ये इस वक्त बहुत आवाम दोस्त बजट है, जिसमें अगर आप उसकी डिटेल पढ़ें कि जिस तरह हमने कम आमदनी वाले लोगों के लिए, एक तो हमने सैलरीज जो है वो बढ़ा के 43,000 रुपीज कर दी है। 7% जो इंक्रीज हुआ है, विच इज वेरी लो, क्योंकि हमारी बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने 100% सैलरी भी बढ़ाई है। अगर आप हमारा पास देखें, वो जरदारी साहब का टेन्योर हो या उसके बाद का जब वो प्रेसिडेंट थे या उसके बाद की सिंध गवर्नमेंट की, जब भी गवर्नमेंट आई है हमने 100%, 50%, पेंशन में हमने 200% भी इजाफा किया है। लेकिन इस दफा क्योंकि फेडरल की तरफ से भी हमने बड़ी निगोसिएशन हुई है, क्योंकि हमारी अभी एक मीटिंग हुई थी परसों, सीएम साहब ने इसमें हमें ब्रीफिंग दी थी बजट से पहले, पूरे बजट की, हम सब जितने भी नुमाइंदे हैं हमें, तो यही बताया गया था कि ये बजट भी क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, फिर क्राइसिस इतने ज्यादा बढ़े हैं इंटरनेशनली, उसका जैसी बात है असर पाकिस्तान पे भी आया, तो उसमें ये बजट भी पेश करना, क्योंकि आप देखें, आपने भी अभी बात की, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया कराची के लिए। अगर नई स्कीम्स नहीं आ रही हैं तो ऑन गोइंग स्कीम जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, हमने उसके लिए जो 108 अरब रुपए रखे। इसके अलावा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, बिकॉज हमें पता है हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, हमें पता है कि इस वक्त क्राइसिस में पूरी दुनिया है, तो हमारा मुल्क भी उससे बरी जिम्मा नहीं है। तो हम जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं उनके थ्रू जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमने इशारे भुट्टो कंप्लीट किया था, इसी तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो है कराची में इस दफा भी काम होगा। जी, ऑलराइट, गॉट योर पॉइंट। फौजिया साहिबा मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। फौजिया साहिबा, इतना अच्छा बजट है, पीपल्स पार्टी ने दिया है, आप लोग कल वॉकआउट कर गए, क्या मसाइल थे इस बजट में? ये आपने सवाल मुझसे किया? जी फौजिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही हूँ कि इतना अच्छा बजट था, क्यों तनकीद कर रही है एमक्यूएम? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। और बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इतना अच्छा बजट था और हमने वॉकआउट क्यों किया है। देखिए, सबसे पहली ये चीज़ है कि हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। ये मेरी या आपकी ख्वाहिश पे जो है चीज़ें नहीं होती, ना ही हुकूमत की चीज़ें जो हैं वो चलती हैं।
और उसमें जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल सबसे पहले ये है कि जब आपका बजट पेश होने को जाता है तो सबसे पहले प्री बजट सेशन होता है। और सिंध गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं किस खुमार में बैठी हुई है कि उन्होंने प्री बजट नहीं किया। इसके बावजूद के बार बार हमारी तरफ से रिक्वेजिशन गई, हमने उनसे कहा कि प्री बजट सेशन आप करें, हमसे जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे आप जो है सजेशंस लें, क्योंकि कराची का जो बुरा हाल हुआ है तो ये हमारा बिल्कुल आईनी हक था। हमने उनको कहा, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी कान पे जो है वो जूं भी नहीं रही थी और उन्होंने नहीं करवाया। और उसके बाद ये कल बजट जो आया है और कल उन्होंने हमारे सामने ये मुसव्वदा पेश किया, तो देखिए बुलडोज आप कर रहे हैं, जमहूरियत है, आप कहते हैं कि आपके मुल्क में जमहूरियत है और उसमें जमहूरियत में फिर आप जो है ये बजट बुलडोज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा तो डॉक्टर फौजिया, मुझे इस पे मैं अगर आप मेरा ज़हनी सवाल भी लीजिए, 108 अरब रखे गए कराची के लिए, मुतमईन हैं आप एज ए कराची रिप्रेजेंटेटिव इन 108 अरब रुपयों से? देखिए मैं मुतमईन नहीं हूँ। कराची का जो बजट है, कराची की जो डिमांड है और कराची को जो पैसा मिल रहा है वो नाकाफी है इसके लिए। ये आप बैठे और हम सबको ये बात पता है, जब भी पीपल्स पार्टी का बजट आता है वो सिर्फ जो है वो मैं ये समझती हूँ कि वो आदात और शुमार का एक इश्तिहार आता है। जब उसको व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकलिटी, उसमें आप देखिए कि पानी के लिए K4 का जो मंसूबा है उसकी ऑगमेंटेशन के लिए कोई पैसा मुख्तस नहीं किया गया। तो आप मेकअप करके आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते ना। आप पॉइंट उसमें टेकन, जो सड़क की बात है, पॉइंट टेकन मैम। मैं जरा तहसीन साहबा से भी इस पे बात कर लूँ। तहसीन साहबा, सिर्फ MQM नहीं, जमात भी ये तनकीद करती है कि ये जितना भी कराची के लिए बजट रखा जाता है वो तो मुलाजमीन की तनख्वाहों और इस पे ज़्यादा सर्फ हो जाता है। पिछले बजट में भी यही हुआ था। तरक्याती बजट कितना है रियल टर्म्स में कराची के लिए? दिस इज़ व्हाट वी वांट टू नो। देखिए फैसल, मैंने अभी भी आपको बताया था कि ओवरऑल जो बजट है डेवलपमेंट पे जो रखा गया है वो 644.3, मैं एग्जैक्ट फिगर्स बता रही हूँ आपको, ये इतने अरब रुपए है। इस साल के लिए जो है वो 108 अरब रुपए रखा गया है। और वो क्यों कम हुआ है, आप देखिए सैलरीज में मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा रिकॉर्ड रहा है हमेशा कि हम 100% सैलरीज बढ़ाते हैं, 50% सैलरीज बढ़ाते हैं। इस वक्त सिर्फ 7% सैलरी बढ़ाई है। यकीनन ये हमें फेडरल की तरफ से ही पॉलिसीज मिली है, क्योंकि उसकी तरफ से जो है ये मुकम्मल तौर पर तरक्याती कामों में लगेगा। मतलब इसका ब्रेकडाउन, एक्चुअली फैसल का सवाल ये है कि इसका ब्रेकडाउन क्या है? ये कहीं और जाएगा, तनख्वाहों में जाएगा, किसी और को पैसे देने, इसमें से या सारा काम ही होगा? ये सिर्फ नहीं, ये सिर्फ फोकस्ड है। इसमें तरक्याती काम है, जिसमें फ्लाईओवर्स हैं, जिसमें ब्रिजेस हैं, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जिसमें वाटर के हैं, उसमें सीवरेज के मंसूबे हैं। ये तमाम, और ये सिर्फ ये 108 अरब रुपए नहीं है। अगेन आई एम सेइंग कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो हमारे पास फंड्स आएंगे वो भी हम लगाएंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैं पहले अगेन इसीलिए ये बात कह रही हूँ, ये तो स्पेसिफिक सिंध गवर्नमेंट की एलोकेशन है, लेकिन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हमारी नेगोशिएशन चल रही है, जिनके साथ हम बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट जैसे शारे भुट्टो हमने रिसेंटली किया है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो हम लाते रहेंगे। फिर मैं तनकीद में बात करूंगी। देखिए तनकीद कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। आपने बजट सुना नहीं, आपने अच्छे पॉइंट्स सुने नहीं, क्योंकि ये आवाम के लिए था। आपकी पॉलिटिकल स्कोरिंग शायद नहीं हो सकती उसमें, तो आपने पहले शोर करना शुरू कर दिया। इस पर कमेंट ले लूं। गॉट योर पॉइंट फौजिया मैम। एक तो इनका जवाब, दूसरा ये कि अब अवाम क्या करे ना, बजट तो आ गया, वॉकआउट करते ना करते, बजट इज देयर। सुनते तो ये जो मेरी बहन ने जो बात की है, बेसिकली इनको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं। ये जो बजट है इट्स सैलरी ओरिएंटेड बजट, और ये इसमें जो मैक्सिमम पैसे हैं वो सारे उधर चले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पानी के लिए हमने उसके प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे मुख्तस किए। कौन से प्रोजेक्ट्स दिए आप ज़रा मुझे नाम बताइए उनके कि आपने किए हैं। K4 के मंसूबे की ऑगमेंटेशन के लिए तो पैसे तक नहीं रखे, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम पिछले 5 से 10 साल, 10 से 5 सालों में ये सारे रिपीट हो रहे हैं। और ये जो रिपीट हो रहे हैं इनमें 30 to 40% जो है पैसा जो है वो लगता ही नहीं है। बात सिर्फ ये नहीं कि पैसा रखने की, सिर्फ एक चीज़ ले लें, प्लीज टेक माय दिस पॉइंट, कि ये जो पैसे इन्होंने जितने मुख्तस किए, ये पैसा रखना
जो है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। पैसे को खर्च करना इम्पोर्टेंट है, पैसा तो खर्च हो ही नहीं रहा ना। कि कराची के लिए जो गया है उसकी डिटेलिंग क्या है। बट थैंक यू सो मच बोथ द लेडीज। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फीफा वर्ल्ड कप की पहले बात कर लेते हैं। और कल के भी मैचेस बड़े शानदार रहे। ओवर द नाइट इंग्लैंड ने अपना मुकाबला जीता। कैप्टन हैरी केन वाज वेरी इंस्पिरेशनल। 4 गोल से इंग्लैंड ये मैच जीता। और बट द प्रॉब्लम इज जो इस वक्त चल रहा है, प्रॉब्लम वो ये कि क्यों आखिर जो कुछ बड़ी टीम्स हैं वो ड्रॉ कर पा रही हैं। वेल वो जो सीजनल होते हैं ना, उनको तो ये सवाल होता है कि भाई क्यों ड्रॉ हो रहे हैं। It's not like that. Football is like that, and this is the beauty of the game basically. कि जब अंडरडॉग्स आके बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और जब वो इवन ड्रॉ भी कर जाते हैं तो उन छोटी नेशंस के लिए कितनी ये बड़ी बात होती है। तो इट वाज इंग्लैंड क्रोएशिया 4-2 से इंग्लैंड ने हराया। और क्रोएशिया अगेन द 98 की वो जो मशहूर टीम थी, वो एक्सपेक्टेशन लिव अप नहीं कर सकी क्रोएशिया उसके बाद। बट देयर यू गो इंग्लैंड। सो ये तो था इंग्लैंड का मैच। एंड देन इट वाज घाना वर्सेस पनामा। और घाना वाज वे बेटर देन पनामा। सो दिस वन ऑफ मैच जो घाना ने जीत लिया। बट देन केम द मोस्ट अवेटेड मैच जो कि था पुर्तगाल का। और पुर्तगाल कॉन्गो के खिलाफ उनका मैच था। एंड एवरीवन वाज लाइक कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ऐसा कर देगा। और वो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई थी क्योंकि रोनाल्डो के जो काउंटर पार्ट है लियोनेल मेसी, कल उन्होंने हैट्रिक कर दी। I was about to say that. आप किसी भी शख्स से अगर पूछे कि आप किसके फैन है, तो या तो वो रोनाल्डो का फैन है या फिर वो मेसी का फैन है। अब जो मेसी का फैन है वो रोनाल्डो का फैन नहीं है, और जो रोनाल्डो का है वो मेसी का फैन है। तो कल बड़ी लड़ाई हुई है इस बात के ऊपर कि पेनल्टी आया रोनाल्डो के पास और उसने वो कैसे मिस कर दिया। एंड देन फिर हर एक ने कहा कि यार मेसी ने तो परसों हैट्रिक कर दी थी और ये कैसे हो गया रोनाल्डो से। सो दिस इज द डिस्कशन। एंड मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में होता यही है कि जो बड़े प्लेयर्स हो रहे होते हैं, टीमों की तो जंग अलग चल रही होती है, बड़े प्लेयर्स की जंग अलग चल रही होती है। दिस ईयर अराउंड एज वेल वी सी द सेम। वेल मैच हो गया बराबर। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? 1-1। इट्स जस्ट द फर्स्ट गेम। कम ऑन, पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है। इट्स ओके। और दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि जब पेनल्टी एंड रोनाल्डो एंड बीन सेव्ड बाय द कीपर, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। कॉन्गो था सामने, अगर कॉन्गो ना होता सामने तो शायद लोगों की डिसअपॉइंटमेंट ना होती है। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम, द फुटबॉल एंड ऑल, ठीक है ना। और अभी जो है कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान का जो है वो मैच, आई गेस इट्स स्टिल गोइंग ऑन। तो एक तो ये चीज़ है। और चलिए खैर फुटबॉल की तो हम बात करते ही रहेंगे। और फुटबॉल से ज़रा मामलात को लेके अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के अब कुछ नाउम्मीदियां स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं। नाउम्मीद थे वैसे तो मेंस टीम से अपनी, और हम तारीफें कर रहे थे कि भाई सीखो अपनी वुमेन्स टीम से। बड़ा कड़ा वक्त है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए लिटरली। यस, दे डोंट नो व्हिच साइड टू पिक। और ये एक है। बल कल एक मैच ज़रूर हुआ अलबत्ता। और इस मैच में मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि चूंकि हमने होम ग्राउंड साउथ अफ्रीका को हराया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी टीम जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जीतेगी और इस टूर्नामेंट में अपना कमबैक करेगी, व्हिच डिड नॉट रियली हैपन। यस एब्सोल्युटली। और पहला मैच तो पाकिस्तान इंडिया से हार ही चुका था। बट फिर दूसरा मैच ये हुआ कि हमने बैटिंग स्टार्ट की। और जब बैटिंग स्टार्ट की उसके बाद एक के बाद एक मामलात जो है वो हमारे ख़राब होते चले गए। एक के बाद एक हमारी विकेटें गिरती रही। द वे वो जो विकेटें गिरी हैं वो सबसे, अब ना ये गुल फिरोज़ा है, स्टक टू द क्रीज। आई मीन अभी भी इतने बड़े लेवल पे भी जब आप ये करेंगे तो फिर कैसे मामला चलेंगे। देन वेरियस डिसमिसल्स इस तरह के जो आपको नज़र आएंगे कि आप विकेट पे बैट्सवुमन जो थी वो खड़ी रहीं और वहीं पे खड़े खड़े उन्होंने जो है वो चप्पू चलाने की कोशिश की। और वो साउथ अफ्रीका वाज वे अहेड ऑफ देम इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। पाकिस्तान की एक भी बैट्समैन जो है वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, अपार्ट फ्रॉम द कैप्टन फातिमा सना जिन्होंने जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो जान दिखाई। लेकिन गेटिंग रन आउट्स इन सच बिग टूर्नामेंट्स, दिस इज अनफॉर्चुनेट बेसिकली। एंड आई थिंक इट वाज
वाज द लास्ट मैच एज वेल। हम वही वाली बात करते हैं कि हमारा सेट बैटर जो है रन आउट होकर कैसे चला जाता है व्हेन दे नीड टू स्टे, और फिर वो जल्दी क्यों करता है जब आपके पास पूरे 20 ओवर्स हैं और आपको पता है कि आप एंड तक गेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, आप एक स्टेबल इनिंग्स खेल रहे हैं, दूसरी टीम भी अंडर प्रेशर आती है। ये वो बेसिक गेम अवेयरनेस है जो आपको मेंस टीम में तो मिसिंग नजर आती ही थी, बट देन हमने बड़ी मेहनत की अपनी विमेन टीम के ऊपर भी, और अब हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वी ओवर एंड ओवर से दैट कि ये वो प्लेयर्स हैं जो कई सालों से पाकिस्तान टीम में हैं, इनको कोई नहीं हिला रहा। यही टीम हर इवेंट पे जा रही है, घर पे जो इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं यही टीम उस इवेंट को भी देख रही है। देन व्हाई दिस काइंड ऑफ अ फॉल आउट ऑफ आवर बैट्समैन हम देख रहे होते हैं। हमारी बॉलिंग में हम क्यों एक अच्छा स्टार्ट करते हैं, फिर हमें लगता है कि हम मिस आउट कर रहे हैं, जो हमें इंडिया के अगेंस्ट नजर आया अच्छी विकेट लेने के बाद। सो दिस इज अ कंसिस्टेंट प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग विद Pakistan team. Is it about the confidence? Is it about the lack of games we play? What is it? It is the lack of the games basically. एक तो lack of games भी है, प्लस ये कि कल वी वर जस्ट डिस्कसिंग ऑफ द कैमरा, हमारी प्लेयर्स एजाइल नहीं है, एजिलिटी उनमें नज़र नहीं आती है। यू जस्ट आप इंडिया की बैट्समैन को देखें, आप साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को देखें, चले कल तो साउथ अफ्रीकन का बुरा दिन था कि एक नॉट दैट ट्रिकी विकेट, बट पाकिस्तानी बैट्स वुमेन के बाद साउथ अफ्रीकन बैट्समैन भी थोड़ी मुश्किलात की शिकार थी। तो चलिए इस सब पे हम बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और मैं क्या बात करूँ आपसे अबाउट द वुमेन क्रिकेट, वही नाम है पिछले 5 से 10 सालों से, मोर और सेम वही स्टाफ चल रहा है। पहले मैच हारने के बाद वहाब रियाज ने कहा था कि पॉजिटिव्स हैं, इसमें से हम पॉजिटिव्स लेके जाएंगे। तो वो जो पॉजिटिव्स थे जो हम लेकर आए साउथ अफ्रीका में, वो क्या पॉजिटिव्स थे, आप समझा दें हमें। अस्सलाम वालेकुम। ये आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वुमेन्स टीम की अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली आज भी शायद कहने पे दुख होता है कि हमने सेकेंडरी सब्जेक्ट रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि हमें एक चीज़ का पता है कि अगर वुमेन्स क्रिकेट नहीं होगी तो आईसीसी हमें मेंस क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। तो शायद हमने इसलिए बस उसको एक रखा हुआ है कि बस ठीक है, एक एग्जीबिशन टाइप है, बस हम लोग करवा लें। क्योंकि जितनी चेंजेस आपको पता है वुमेन्स क्रिकेट की मैनेजमेंट में हो चुकी हैं, पिछले टूर्नामेंट में कोई और कोच होता है, एक ऐसा वहाब रियाज भाई की बात करूं, ठीक है आपने सर्व किया पाकिस्तान को, लेकिन बस होगी ना कि आप कभी पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के अंदर आप नजर आ जाते हैं, कभी आप हेड कोच बन जाते हैं, कभी आप यहाँ तक कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया हैंडलर बन जाते हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के, उसके बाद पॉडकास्ट वाले भी बन जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये जो चेयर की जो गेम है या फिर वहाब भाई के पास ही क्यों बार बार मुड़ के आ जाती है। वुमेन्स टीम की बात करें, देखें मैं हमेशा एक बात करता हूँ, विद लिमिटेड कैपेसिटी हमारी लड़कियां तो जितना कर सकती हैं वो करती हैं। कल भी एक लोन वॉरियर आपको फातिमा सना की शक्ल में नजर आई, जिस तरीके से उसने विद द बैट विद द बॉल परफॉर्म किया, प्रेशर के अंदर उनको लेके। लेकिन कुछ नाम जिसमें आलिया रियाज की बात कर लें, इतने अरसे से वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। पहले उन्होंने डेब्यू किया एज अ फास्ट बॉलर फॉर द पाकिस्तान टीम, उसके बाद उनको बॉलिंग से ब्रेक लगा के उनको बैटिंग पे लगा दिया गया, लेकिन उनकी कोई एज सच कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है। आपकी जो रन स्कोरिंग मशीन थी, सिदरा अमीन की बात करो, उसको आप पाकिस्तान छोड़ के गए हैं और आप इरम जावेद को साथ लेके गए हैं, जिनका कोई एज सच कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को जो विंग बैठा हुआ है उसको काम करने की अभी भी जरूरत है। आप तो ठीक है मेंस क्रिकेट के ऊपर आप कमेटियां भी बना लेते हो, आप उसको रिवैम्प की बात करते हो। जो ये 5-6 जो 1-2 दिन की बैठक लगी थी, इसके अंदर अगर आप फुटेजेस देखें तो वुमेन्स विंग से कौन सा बंदा बैठा हुआ था, यहाँ आप यूथ क्रिकेट डेवलपमेंट की बात करें, अंडर 19 से कौन सा ऐसा कोई बंदा बैठा हुआ था जिसके ऊपर पता लग रहा हो कि उस पर भी काम करने की हमें जरूरत है। इनकी गलती लड़कियों की इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपना जिम्बाब्वे से आप सीरीज जीतते हो और आप ट्वीट जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी करवा देते हो कि हिस्टोरिक विन हमारे लिए, बल्कि जिम्बाब्वे की टीम आपको पता है कोई ऐसा जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आप वहां तक ट्वीट करवा देते हो। आपने इतना उसको सेलिब्रेट किया कि आप भूल गए कि आपने वर्ल्ड कप में जाके इन टीम्स के खिलाफ खेलना है। आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, ये सूरत हाल अगर ऐसी रही तो अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग शायद क्वालिफाइंग राउंड फिर हमें खेलना पड़े। राइट, बट देन देखिए ये बात आप कर रहे हैं यहाँ तक, लेकिन इससे ही पहले यानी इस वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे कि अब तो देखें हमने कितना मयार बेटर कर दिया है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का, हमने उन्हें अच्छे कोचेस दे दिए हैं, हमने उन्हें अच्छा पैसा देना शुरू कर दिया है, अब अच्छे ग्राउंड में वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं, टीमें पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। सो लेवल अप हुआ है या ये सिर्फ एक डिल्यूजन है जो कह दी जाती है कि जी बड़े पैसे बढ़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, बट हुआ कुछ नहीं होता एक्चुअली। मादर के साथ जो है ये बात जो करते हैं ना कि वुमेन टीम के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छा काम कर लिया, हमारी लड़कियां परफॉर्म करने स्टार्ट हो चुकी हैं, तो शायद के पॉल का उन्होंने कोई 1-2 मैच भी ना खेले, सीरियसली बैठ रहे थे एनालिसिस करने के लिए। अगर आप डीप एनालिसिस के अंदर जाए, सबसे बड़ा तो सवाल ये पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि
वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड। PSL से आपने कमाई की, सारा कुछ है, तगड़ा आपका सारा सेटअप है। मैं बेंच क्रिकेट की बात करूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चलें बात करते हैं। सही। आपकी कितना ज्यादा आपने डिस्कशन के अंदर आप लेके आए, हम भी लीग टीम्स में काम करते हैं ना, क्रिकेट बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं वापस में तो रहते हैं। आपने कितनी दफा डिस्कशन की है कि वुमेन्स लीग भी हमने करवानी है, जैसे आप पाकिस्तान सुपर लीग करवाते हैं। आपने 2 या 3 एग्जीबिशन मैचेस करवाए थे। मैंने खुद जाके वो जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आई थी उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त टैलेंट है, लड़कियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, अगर इनको ज्यादा मौका मिला ये अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। आपने वो लीग सिस्टम उसके बाद मुतारिफ ही नहीं करवाया। बांग्लादेश जैसा, लेकिन अवैस भाई आप लीग सिस्टम के ऊपर जस्ट लेट मी आस्क दिस वन, आप क्या लीग सिस्टम के ऊपर हमने क्या कर लिया है अपनी PSL के बाद अपने प्लेयर्स के लिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आप अपनी डोमेस्टिक के ऊपर क्यों तगड़ा सिस्टम नहीं लेकर आते, उसके ऊपर आपकी क्यों कड़ी नजर नहीं? वहां अगर आपके पास टैलेंट है तो वहां से लेकर आए ना, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना। देखिए मेंस का एक फर्क ये होता है कि जब मेंस की आप बात करें, लड़का परफॉर्म नहीं करता ना, उसके पास 4 से 5, 6, 7, 8, 9 मौके होते हैं कि वो टीम के अंदर वापस आ सकता है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, PSL है, कोई भी लीग है, कहीं भी जाके वो लीग खेल ले। अगर आप वुमेन्स स्ट्रक्चर की बात करें, उनके पास पूरे साल में सिर्फ एक लीग होती है जिसके अंदर जाके उसने वापस कम बैक करना है। अब तो जाके आपने पाकिस्तान ये की जो लड़कियों के टूर ने स्टार्ट किया, वरना कितने साल हो गए कभी सुना नहीं था कि पाकिस्तान शाहीन नाम की भी वुमेन्स टीम होती है। अब जाके आपने टूर उसका करवाया है। तो इसलिए मैंने कहा ना, जिस वक्त आप इन सारी बातों की बात करते हैं, जब आप अपनी प्लेयर्स की बात करें ना, ग्रूमिंग की जी, जब पाकिस्तान खेल रहा था जिम्बाब्वे से, उस वक्त इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आप देखिए किससे कम्पीट कर रहे थे आपस में। वो प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए। हम यहाँ पर जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी इंटरनेशनल प्लेयर से बात हुई एंड देन के बड़ा टैलेंट है, आज जरा इस पे बात कर लेते हैं ना, बिकॉज आपने भी बड़ा मतलब के खातिर जमा रखते हुए नहीं, बस हल्का हाथ रख दिया है। मैं एक एक प्लेयर का नाम लेता हूं, और अब एक तो हम क्यों छोड़ के गए सिद्रा अमीन को, दैट्स वन थिंग, ये एक अलग चीज़ है। सिर्फ एक मुनीबा अली है जो पिछली बार इंडिया के खिलाफ, वो हमारी सेंचुरियन भी है अलॉन्ग विद सिद्रा अमीन, तो दैट्स वन थिंग। और उसका फेल होना 1-2 मैचेस में आप चलें कुशन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुल फिरोजा कब से है टीम के साथ, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है? आपने बात की आलिया रियाज की, जिन्हें ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की गई, उन्होंने छोटी टीमों के खिलाफ लंबी हिटें मार दी, एंड देन व्हेन इट केम टू द बिगर टीम्स शी इज देयर एट 7th, 8th, 9th। नतालिया परवेज, ठीक है, आपने पिछले मैच में उनका डिसमिसल देखा, आपने इस मैच में उनका डिसमिसल देखा। सो मैं क्या कहाँ है टैलेंट? अगर इतनी बड़ी टूर्नामेंट्स में आपके पैर नहीं हिल रहे, आप सीधे बॉल पे बोल्ड हो रही हैं, आप रन आउट हो रही हैं बेसिकली, वेयर इज द टैलेंट? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। जिस वक्त आप पाकिस्तान टीम का ब्रेकडाउन इस मैच से पहले भी लगा लें, तो पिछला मैच हम हारे थे, हमें शिकस्त हुई थी। आप गेम अवेयरनेस चेक करें कि गुल फिरोजा बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम के अंदर है मौजूद, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आज सच नजर नहीं आती। इंडिया के खिलाफ जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स पाकिस्तान ने, चाहे बॉलिंग की बात करें चाहे बैटिंग की बात करें, स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करें, बहुत जबरदस्त अपना स्टार्ट किया था पावर प्ले के अंदर भी। लेकिन गेम अवेयरनेस की जब बात करें, जब आपको पता है पॉइंट फील्डर खड़ा हुआ और आप रिवर्स स्पीड खेलने जा रही है गुल फिरोजा, दैट शोज कि आपकी गेम अवेयरनेस कितनी ज्यादा इस मैच के अंदर। आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आप आ जाएं, आपने बिल्कुल बात ठीक की। अगर आप दूसरे प्लेयर्स नतालिया को देख लें, आप आलिया की बात कर लें, आप इनकी परफॉर्मेंसेस को उठा के देखें कि इनकी फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंसेस कितनी रही है। मसला क्या है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सेटअप मौजूद नहीं है। जो एक होता है ना कि जब ऑल्टरनेट आपके पास एक लड़की बैठी हो बेंच लाइनअप के ऊपर या पीछे पाकिस्तान शाहीन्स में बैठी हो, डोमेस्टिक आपका तगड़ा हो कि यार मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, तो मेरे ऑल्टरनेट बहुत लड़कियां जगह लेने के लिए मौजूद हैं। इनको ज्यादातर को पता है हमारी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, क्योंकि ऐसा कोई सेटअप है कोई नहीं मौजूद। हम करें परफॉर्म ना करें, हमने टीम के अंदर रहना है, तो ऐसी ही परफॉर्मेंसेज आपको नजर आती हैं। आपने बॉलिंग यूनिट की बात की, फातिमा सना, और उसके अलावा अगर हम दूसरी उनकी अपना बॉलर की बात करें, हमारे पास डियाना बेग की बात करूं, इनके अलावा आपने बनाया किसको है? डियाना बेग भी इंजरी का ज्यादा शिकार रहती हैं, वो लिमिटेड ओवर्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस है, लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अभी तक वो बेंच के ऊपर मौजूद है। मसला ये है कि आपके पास एज सच को पूल ऑफ क्रिकेट का प्लेयर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना इसको स्क्वीज किया हुआ है। मैंने कहा ना, साल में एक टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का, उसके बाद कोई रिहैब वाला मामला नहीं है, कोई पता नहीं कि इस लड़की ने जाके कहाँ पर खेलना है, अपने आप को कंटिन्यूटी रखनी है। पाकिस्तान अभी मैचेस खेल रहा है, इस सारे मामले को दफनाने के लिए कि कल को लोग शिकायत ना करें आपने श्रीलंका का टूर बीच पर रख दिया वुमेन्स टीम का, कि वहां जाके खेल रही हैं। ये सूरत हाल जो बन रही है इस वक्त, इसको सीरियस लेना पड़ेगा। श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को हरा रही है, आगे उनका भी देख लें, हमने उनके खिलाफ पता नहीं क्या कर देना है। देखिए, न्यूजीलैंड आपको पता है अपने 2 मैचेस तो हारी है, लेकिन न्यूजीलैंड एक बड़ी जबरदस्त टीम है। सोफी डिवाइन कैरियर के आपको पता है इस वक्त वर्ज पे हैं, रिटायरमेंट वाली उनकी बात नजदीक है, लेकिन
वो भी डेफिनेटली यहाँ पर है अपना स्टेटमेंट देने के लिए, आसान होने वाले। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, Absolutely. अनफॉर्चुनेटली दुख होता है इसको कहते हुए कि ऐसी ही रहनी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। वेल अब हमारा अगला मैच बांग्लादेश से है। हम तो बांग्लादेश को भी कह रहे हैं कि अच्छी टीम है, तो पता नहीं हम किस टीम से जीतने वाले हैं। अवैस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बट द प्लेस कि अगर ये पुराने प्लेयर्स इतना अच्छा खेल सकते हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इनकी जगह कोई और लेगा नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज भी तो नजर नहीं आता। वेल ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। चलिए जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं मज़ीद कराची के मसाइल के ऊपर। कराची के मसाइल को हम तवातुर के साथ शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन कराची के मसाइल की एक्सक्लूसिविटी ये है कि आप हर दिन नया मसला उठाएं और एक नया मसला ज़रूर होगा। वेल अभी कुछ मामला इस तरह से है कि ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हड़ताल जारी है और भारी ई चालान और जुर्मानों के खिलाफ ये ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की जा रही है। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का ये कहना है कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं कर लिया जाए। गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी दी है। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल शुरू भी कर दी गई है। मौक़िफ़ यह है कि 15 से 20 हज़ार रुपये तक के ई चालान, महंगे डीजल, बढ़ते अखराजात ने बस ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया है। ई चालान की रकम कम की जाए, 2000 रुपये मुकर्रर की जाए। तो चलते हैं अपने नुमाइंदे कफ़ील अहमद। कफ़ील, इनके मुतालबात तो सामने आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक ऐसे सवाल है, ये जिस तरीके की बसें हैं, जिस तरह का ट्रांसपोर्ट है, जिस तरह की इनकी फिटनेस है, जिस तरह लोगों को ये घुसाते हैं बसों में, ये चल भी क्यों रही है सड़कों पे? असल तो 15,000 रुपये के बैन को छोड़ें, इनको बैन होना चाहिए, लेकिन चले खैर, ये तो एक पर्सनल ज़ाती तजुर्बा है। क्या है मामला और कब तक ये जारी रहेंगे और इनसे किसी ने बात वगैरह की है? देखिए फैसल, आपने सही कहा, जो कराची में चलने वाली ट्रांसपोर्ट है शायद वो 1950 से चल रही है और वो चली आ रही है, उसे कोई पूछने वाला नहीं, परेशान हाल, अटक के, गिरते हुए, टूटी हुई बसों में जाते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं जो आज कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने स्ट्राइक का ऐलान किया है, उन पर भारी जुर्माने ई चालान की मद में जो किए जा रहे हैं, उनका कहना ये है। पहले मैं आपको रोड दिखा दूं, ये रोड है, थोड़ी सी ट्रैफिक अगर आप देख सके मेरे कैमरे में दिखाएंगे, यहाँ जो बड़ी हैवी ट्रैफिक है और जो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मुकम्मल तौर पर उसको जो है वो बंद किया गया है। सूरत हाल ये उनका ये कहना ये है कि इस वक्त ई चालान किए जा रहे हैं, वो भारी किए जा रहे हैं और उसको 2000 तक महदूद किया जाए। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वहाँ जो है वो रिश्वत तलब की जा रही है, उन्हें ये इल्जाम आयद किया उनके प्रेसिडेंट ने, और फाइलें जो है ट्रांसपोर्ट की मद में जो उनके ट्रांसफर की जाती हैं वो वहाँ से गुम की जा रही हैं। ये भी उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पर किया जाए, वरना ये गैर मुय्यन मुद्दत के लिए की जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो शहर की सूरत हाल है इस वक्त अगर बात कर लें, तिरट्टी, लसपेला, नाजमाबाद, फटलबी एरिया, शार पाकिस्तान, जेल रोड है, PIB कॉलोनी, ये वो एरियाज है जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ और नुमाइश से आ रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, बल्कि नहीं है। मैं भी सदर से होता हुआ आ रहा हूँ, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, शहरी खड़े हुए घंटों से, अगर उनको फिर रिक्शे करने पड़ रहे हैं जो कि ज़ाहिर है वो अपने डिमांड के मुताबिक जो है वो पैसे उनसे तलब कर रहे हैं। तो ये वो तमाम सिचुएशन है। तमाम जो तवाब खान है जो कि प्रेसिडेंट है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, उनका कहना ये था कि ये एक दिन की कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन अगर कराची जो है वो अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो ये तो बताएं कि ये ई चालान के लिए DIG साहब तो कह रहे हैं कि जी ई चालान की वजह से हादसात में कमी आई है, ट्रैफिक ऑर्डर में आ गई है। अब ई चालान ने तो इतनी बेहतरी कर दी है और यहाँ पर इनके मुतालबात आ गए। मसला ये सादी कि वो जो नंबर कोड कर रहे हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब, वो ट्रैफिक जो है वो यकीनन कुछ किसी हद तक उनके लेवल पे कमी आई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती है। बड़ी तादाद में ऐसे भी हादसा है जो रिपोर्ट नहीं होते। दूसरी बात ये है कि जो चालान, उनका कहना ये कि जो बड़ी बसेस हैं, मिनी बसेस हैं, उनके ऊपर भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। उसमें होता ही कि समटाइम आपने यकीनन शहर के अंदर देखा कि वो रेस लगाते हुए भी दिखाई देते हैं और दीगर भी बहुत सारे मामला हैं जिसके बायस हादसा भी होते हैं और उनको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है शहरियों को। तो ये वो तमाम सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त शहर के अंदर हाल ये कि जो अभी सदर के अंदर मैंने देखा कि एक साहब रिक्शे में बैठ रहे थे, जब उनसे डिमांड की गई कि उनको जाना है किमाड़ी, तो उन्हें 400 रुपए जो है वो डिमांड करे, तो उस पर उनका झगड़ा भी हो गया। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो इस वक्त शहर के शहरी जो है वो फेस कर रहे हैं और एक दिन की ये स्ट्राइक है। कफील, ये जिस तरीके की बसें हमारे यहाँ चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इस तरह की नहीं चलती हैं, लेकिन कराची में चल रही, दैट्स वन क्वेश्चन। एक तो बात इसमें ये भी है ना कि इनकी, जैसे आपने कहा कि रेस लगाते हुए जाते हैं, इनकी मर्जी ये पुल के नीचे रोक दें,
इनकी मर्जी ये पुल के ऊपर रोक दें, इनकी मर्जी चलते सड़क के बीच में रोक दें, जहां मर्जी, इनका कोई स्टॉप नहीं है। तो इनको कोई पूछने, अभी तो सिर्फ ई चालान की बात हुई है ना कि सड़कों पे ये वायलेशन करें, ये वाली हरकतें तो अभी सामने आई नहीं है। फिर तीसरी बात, इनकी फिटनेस माशाल्लाह से कैसी है वो कोई चेक करता नहीं है। तो कितने जस्टिफाइड हैं हाजी तवाब खान, जो थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद भी होंगे, वो कितने जस्टिफाइड हैं ये मुतालबात लेके आने में कि 20 से 22 हज़ार चालान हो रहा है? सर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहूँगा कि वो किसी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है। उसकी वजह ये कि इस शहर की सड़कों पे मैं और आप घूमते रहे हैं, ट्रैवल करते रहे हैं, लेकिन ये तमाम जो सिचुएशन है ये कराची के शहरी बरसों से कर रहे हैं। शायद जब से होश संभाला है, इतनी बुरी हालत थी इन बसों की, जो अब तो इतनी बदतरीन हो गई है कि अगर आप सदर के इस वक्त जाएं, मेन जहाँ से कोरंगी की बसें जाती हैं, आप हालत ज़ार तो देखिए उन बसों की, मतलब उनके यहाँ सरिये निकले हुए लोग बैठे हुए हैं यार, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं और कोई यहाँ पुरसान हाल नहीं है। उनको लग जाए, वो जख्मी हो जाए, कोई नहीं पूछेगा। फटी हुई हैं, कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए, बहुत सारे छतों पे लोग बैठ के जा रहे होते हैं, फ्लोर्स टूटे हुए हैं, अंदर सुराख हुए हैं। दैट्स वन पार्ट। अब मुझे ये बताएं, इस हालत का कर्ब करने के लिए, मतलब ये जो ऐसी बसेस हैं 50-60 साल पुरानी, इनको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट सिंध हुकूमत बोल रही है हम और बसेस लेकर आए हैं, नई बसेस इंडक्ट हो रही हैं, रेड बसेस, पिंक बसेस, सो ऑन, और ग्रीन बसेस एंड सो ऑन। आपको लगता है हुकूमत इस पोजीशन में है कि इनकी बात माने, इनके मुतालबात सुने, जब वो ऑलरेडी दूसरी बसें लेकर आना चाह रहे हैं? देखिए, अव्वल तो ये कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो है वो अनाउंसमेंट किया था आज से 2 दिन कबल के, जो है कि मजीद बसेस लाई जा रही हैं, जिसमें ईवी बसेस भी हैं और दीगर बसेस भी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि उसमें उन तादाद में बेपनाह इजाफा होना चाहिए, वो कि कराची की सड़कें इस काबिल लेंगे, लेकिन फिर भी इसे कम से कम कराची के शहरी को थोड़ा बहुत रिलीफ फराम होगा। दूसरी जानब अगर आप बात करती हैं कि इनको जो है वो अगर जस्टिफाई करते हैं, इनके डिमांड्स जो हैं उस पर अगर ये कहा जाए कि जो इनका क्राइटेरिया, किसी को 10,000 का जुर्माना है, किसी को 12,000 का जुर्माना है, तो उस जुर्माने में शायद थोड़ी बहुत कमी की जो है वो इम्कान जाहिर किया जा सकता है। लेकिन ये फिलहाल अभी देखना होगा कमिश्नर कराची जो है, जिन्होंने 144 जो है वो आई किया था, उसके तहत क्या इक़दाम किए जाते हैं और इन जुर्मानों को किस हद तक और किस लेवल के ऊपर महदूद किया जाता है, तो उसके बाद अंदाजा होगा। लेकिन फिलहाल ये एक दिन के स्ट्राइक है। आप देख रहे हैं कि तवाब साहब जो और उनकी जो पूरी टीम है और जो दीगर ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मजीद क्या इक़दाम करते हैं, और कराची के शहरियों को वैसे सहूलत तो कोई नहीं मिलनी है। जिस तरह चल रहा है ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, ये चीजें होती रही हैं। हाँ, कफील छोड़े, सीधी बात करते हैं। सिंध हुकूमत डबल डेकर्स भी ले आई है, मजीद भी आ रही हैं और भी चीज़ें आएंगी। इस माफिया को रोकने के लिए कोई है एकदम? क्योंकि आई एम सॉरी बट दिस इज द माफिया। देखिए, मैं आपको बताऊं फैसल, सिलसिला कुछ यूँ कि जब ये बसेस आई थी और पहले हम बात कर लें कि जब ये सीएनजी पर थे तो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद थी ट्रांसपोर्टर की, लेकिन ग्रेजुअली इसमें कमी आई है ट्रांसपोर्टर में। और लेकिन ये बसेस अभी भी चल रही हैं। हमने जो हालत की बात की, इनकी पुरसाने हाल की बात की, अभी भी चल रही हैं। ये ग्रेजुअली उसी वक्त कम हो सकती है कि जब सिंध गवर्नमेंट अपना रोल अदा करे और बड़ी तादाद में कराची के अंदर बसेस लेकर आए, तो उसके बाद इसमें यकीनन बहुत हद तक कमी हो जाएगी और कराची के शहरियों को देरपा और आरामदेह जो सहूलियात है सफरी वो मैसर आ सकेंगी। राइट। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो ई चालान है, इसमें कभी ये जो अपनी लाल बसें यानी रेड लाइन है, आपकी ग्रीन लाइन है, इनके ऊपर कोई रिपोर्ट है चालान की? बिकॉज लोग ये क्लेम करते हैं कि जी ये चालान जो है अपनों के नहीं हो रहे, वहां पर छूट जाते हैं वो लोग, और जो इस तरह के बस वाले हैं या इवन प्राइवेट गाड़ियां जो चला रहे हैं उनके चालान होते हैं जो खिलाफ वर्जी होती है उसके बाद होते हैं। सो क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली देखें, चालान उनके भी हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं एक चालान गाड़ी की अगर हम बात करते हैं, जब आप टावर से आ रहे होते हैं वहाँ पे रेड बस का चालान हुआ था और उसको जो है वो फाइन किया गया था। तो ये वो चीज़ है, लेकिन उस तादाद में नहीं है जितना नॉर्मलाइज अगर हम बात कर लेंगे दीगर लोगों पे जो है वो जुर्माना आयद किए जा रहे हैं। तो ये वो अपने कंपैरिजन है जो कि आम ट्रैवल करने वाले में और उन बसेस के अंदर जो वो लोगों को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जुर्माने हुए हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इंतहाई महदूद है, और जबकि यहाँ जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ ही रहिएगा कफील। हम बात कर भी रहे थे तो सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हाजी तवाब खान अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो आप लोगों ने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है, तो मुतालबात आपके जो हैं सामने आ गए हैं, पहिया जाम करना ही वाहिद हल बचा है? मुतालबात हमारे यही चालान है, जरूरी ये है। बहुत ज़्यादा चालान हो रहे हैं, बहुत भारी जुर्माने हो रहे हैं। ये हमारे मुतालबात है कि इसको जुर्मानों को कम किया जाए और ये जो चालान हुए हुए हैं इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा,
ट्रैफिक पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ई चालान से हादसात में 30% तक कमी आई है। आप समझते हैं कि ई चालान का ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए या सिर्फ जुर्मानों में कमी होनी चाहिए? देखिए, आप आज की चालानों का भी हिसाब लगा लें कि चालानों से पैसे कितने इकट्ठे हुए और हमारे हादसात कितने थे हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। हम वो उसकी बात नहीं कर रहे, टैंकरों की या डैम्परों की बात नहीं कर रहे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उस वक्त कितने हादसात थे और आज कितने हैं। ये हमारे तो हादसात वाला मामला ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि हमारे हादसात के मामला नहीं है। अच्छा, बेशक फर्क, लेकिन इतना अच्छा, भी नहीं फर्क आया कि हमारे घर बिकने लग रहे हैं अभी। अगर किसी ड्राइवर की जानिब से वाकई ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी होती है तब तो फिर क्या करें? जुर्माने का क्या तरीका होना चाहिए उसके लिए? नहीं, जुर्माना जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करे बिल्कुल उस पर जुर्माना भी होना चाहिए, कानून भी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हम ई चालान के सिस्टम के खिलाफ नहीं है, सिस्टम बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। कैमरा जो चालान करे, लेकिन उन्होंने जो वार्डन को वो दे दिए, कैमरे दे दिए, वो उस गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। खड़ी हुई गाड़ी कौन सा जुर्म करती है? खड़ी हुई गाड़ी के सामने कि 15,000 का चालान ले लो या 5,000 रुपये नकद दे दो। सही। तो ये बताइएगा हारी साहब कि क्या ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियों की फिटनेस और फिर ड्राइवर्स की जो ट्रेनिंग होती है, खास करके ये जो ट्रैफिक के कवानीन हैं, इस पर अमल दरामद के लिए क्या जिम्मेदारी कबूल करती है? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। हम पाकिस्तानी हैं, हम शहर के बाशिंदे हैं, क्यों नहीं करते। ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी क्यों नहीं करेंगे। जो हमसे वादे हुए थे कि भाई ये कैमरे का चालान होगा, आपको लाइन मिलेगी, आपको बस स्टॉप मिलेगी और आप उस हिसाब से चलोगे, हम बिल्कुल उस पर तैयार है। हमें कोई परेशानी नहीं है। कैमरा चालान करती है, जिसमें जुर्माने ज़्यादा है। जुर्माने जो है पंजाब में भी ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने तकालीफ को देख के कम किए। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई सिंध गवर्नमेंट से भी कि हमारे जुर्माने कम करे। बाकी कवानीन के हम बिल्कुल पाबंद हैं और पाबंद रहेंगे। ऐसे तो कोई बात नहीं है कि हम ट्रांसपोर्ट की हम कोई कानून से बालातरी चाहते हैं। मेरे ख्याल से पंजाब और सिंध खासतौर पर कराची के ट्रांसपोर्ट की ना ही कंपैरिजन करे तो बेहतर है। वैसे कराची ऐसा शहर, ट्रांसपोर्ट के मसाइल वैसे ही हैं, पब्लिक बसें भी नहीं हैं इतनी। आपकी इस हड़ताल के बाद कराची के लाखों शहरी मुश्किलात में आएंगे, उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? इसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी सिंध की। हमने बार बार बगैर हड़ताल के, बगैर उसके खत लिखे हैं उनको कि भाई हमसे बैठ के बात करें। हमारे पास तमाम मौजूद है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई तवज्जो हमें मजबूर कफील ये अभी हाजी तवाब खान साहब फरमा रहे थे कि भाई जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ चालान होना चाहिए। खड़ी गाड़ी कौन सा जुर्म करती है? खड़ी गाड़ी ये जुर्म करती है कि उसकी फिटनेस नहीं होती। खड़ी गाड़ी ये जुर्म करती है कि उसमें सीट बेल्ट तो कभी था ही नहीं। खड़ी गाड़ी ये जुर्म करती है कि उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होता, अंडर एज गाड़ियां चला रहे होते हैं या फिर ओवर एज भी गाड़ी चला रही होती है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। बहुत सारी चीजें जिस पे ई चालान हो सकता है। फैसल हाजी साहब से ये पूछें कि ये जो रेसियाँ लगाते हैं कोचेस वाले, मिनी कोचेस वाले और ये तमाम लोग, और उसके अलावा जो गाड़ियों की हालत ज़ार है, आए इनको सदर लेके चलते हैं। ये पता नहीं कौन सी गाड़ियों की बात कर रहे हैं कि जो बहुत ही आरामदेह और कंफर्टेबल हैं इस शहर के अंदर के शहरी बासानी जा रहे हो। उनसे बोले आए सदर के अंदर चलते हैं। अभी जहाँ इनका ऑफिस है वहाँ जो बड़ी बसेस मौजूद है कोरंगी जाने के लिए, उनकी हालत ज़ार मैं इनको दिखाता हूँ कि वहाँ शहरी किस तरह जाते हैं। लटक कर जाते हैं, छतों पर बैठ कर जाते हैं, उनके पास चेयर नहीं है, उनके पास जो है वो कंफर्ट नहीं है। और उसके अलावा जो अगर हम बात कर लें, सरिये निकले हुए हैं, कोई जख्मी हो जाए, किसी के लग जाए, तो ये पता नहीं किस उसके कौन से आरामदेह सफर की बात कर रहे हैं। खवातीन कंपार्टमेंट में मर्द होते हैं, वो वहाँ आराम से सफर कर रहे होते हैं। कफील और हाजी क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन इस पर हम मजीद आगे चल के भी बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखते हैं हड़ताल कब तक चलती है। विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मौसम जो है मुल्क में अब करवट बदल रहा है और कराची की तो हमने बात की इस सवेरे, जो कि मौसम अब बेहतर होता जा रहा है, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पे, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ इलाक़ों में आंधी, गरज चमक और बारिशों
की पेशगोई जो थी वो अब शुरू हो चुकी है और गालिबन स्वात में जो है गुज़िश्ता रोज़ वाक़या भी पेश आया है। जो लैंडस्लाइडिंग है, ग्लेशियाई झीलों के फटने, अचानक सैलाबी रेलों के खतरात से खबरदार कर दिया है PDMA ने भी, और हिमार खान में भी आंधी और तूफान जो है बिल्कुल ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं। और इसके साथ ही माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो आने वाला वक्त है ये मज़ीद जो है वो क्रूशल हो सकता है। अब हमें देखना यह है कि हम इसके लिए अलर्ट्स तो जारी कर रहे हैं, लेकिन अमली इक़दाम क्या हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर PDM एहसान दावर साहब। एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एहसान साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, पिछले साल भी स्वात से गालिबन या ऊपर पहले चिलास में वाक़या पेश आया था, फिर स्वात में वो वाक़या पेश आया था, इस बार भी गुज़िश्ता रोज़ गालिबन स्वात में कोई डेवलपमेंट हुई है? शायद आसमानी बिजली गिरी है या फिर कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है? इफ़ यू कैन अपडेट अस। आपका वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये इस साल जो मौसमियात के महकमे के मुताबिक बारिश मामूल से कम होंगी, और ये जो गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई है उसमें एक खातून के सैलाबी रेले में बह जाने की इत्तला है। कुछ लैंडस्लाइडिंग एक जगह पे हुई है कोहिस्तान के इलाके में, और बाकी इस तरह के कोई वाक़यात अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। हमारे जितने भी 36 डिस्ट्रिक्ट्स है उनके साथ हमारे राब्ता है, हमारा क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। हमारा एक अपना सिस्टम है अर्ली वार्निंग का और इत्तलात के शेयरिंग का, तो उसके मुताबिक हम जितने भी ज़िली इंतज़ामिया है उसके हमारे ADC रिलीफ वहाँ पे बैठे होते हैं और वो हमें पल पल की खबरें दे देते हैं। हम उन्हें अर्ली वार्निंग या मौसम की जो सूरत हाल होती है उनके मुताबिक मतलब बाखबर रखते हैं, उनको अपडेट देते रहते हैं जहाँ पे भी हो। इसके अलावा तो अब ये एक मानसून जो आने वाली है सीज़न, उसके लिए तो PDMA बाकायदा एक प्रोसेस के तहत तैयारी करती है। वो अप्रैल से हम शुरू करते हैं। 1 अप्रैल को हमने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मीटिंग की थी, उनकी प्रिपेयर्डनेस के हवाले से और जो हैज़र्ड्स है। आपको मैं ये भी बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के दीगर इलाकों से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि यहाँ पे सिर्फ सैलाब की या बारिशों का ख़तरा नहीं होता, बल्कि लैंडस्लाइडिंग और इस तरह ग्लेशियर के पिघलने से जो वाक़यात सामने आते हैं, और ये बहुत इमीडिएट नौइयत के होते हैं जी। उसके लिए बहुत कम टाइम हमें मिलता है अर्ली वार्निंग के लिए। सही, इनको ये रिएक्शन टाइम कम हो जाता है एहसान साहब, लेकिन प्रीएम्प्टिव जो भी इंतजामात करने चाहिए उसका ऑब्वियसली स्पेस ज़्यादा होता है। आपने कहा कि इस दफ़ा बारिशें कम हैं, लेकिन जो इस वक्त हम लोग फुटेजेस आ रही हैं जो देख रहे हैं, जितना भी लैंडस्लाइड हो रहा है बारिशों की वजह से, जो दरिया भी बिफर रहे हैं, उससे नुकसान बहरहाल फिर भी हो रहा है। तो ये जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं उसमें PDMA क्या कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में? बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसको हम प्रिपेयर्डनेस कहते हैं PDMA की ज़बान में, या प्रीएम्प्टिव मेजर्स आप कहें। उसके लिए ये है कि कुछ चीज़ें करनी पड़ती है मानसून के लिए। इन द लॉन्ग रन जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में उसमें जिस तरह मैंने अभी बताया, जो वेदर आउटलुक हमें दिया गया है PMD की तरफ से, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके मुताबिक इस दफ़ा टेम्परेचर एबोव नॉर्मल रहेगी। तो उसमें ग्लेशियर के पिघलने और फटने का ख़तरा होता है, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। उसके लिए ये है कि एक तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम तमाम अज़ला को क्लासिफाई करते हैं कि किन किन अज़ला को सबसे ज़्यादा ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। उसमें हमारा जो नॉर्दर्न खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें चतराल अपर, लोअर, दीर अपर, लोअर, कोहिस्तान अपर, और इस तरह फिर 11 डिस्ट्रिक्ट्स है जिनमें DI खाना और टांक भी है। उनको हम अगर देखें तो उसमें अर्बन फ्लडिंग और दरिया सिंध के हवाले से अब वो भी ज़्यादा, ये 11 जो सिटीज़ है, जो डिस्ट्रिक्ट्स है,
ये ज़्यादा मतलब है वनरेबल है, ज़्यादा ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए फिर मॉडरेट जो होते हैं उससे कम ख़तरात वाला और फिर सबसे ज़्यादा कम ख़तरात वाले, इसमें हम ये करते हैं कि एक तो अर्ली वार्निंग के लिए कि हर आदमी को, चाहे वो घर में बेटी खातून हो, चाहे वो बच्चा हो, या चाहे वो हो स्पेशल मतलब पर्सन हो, डिसेबल बिल्कुल हो, ठीक है। अच्छा एहसान या साहब, ये आम मैं लोग आपसे हो, उसके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जी जी बताइए। कि हमारी जो पास्ट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें उसको मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा एक नई चीज़ पीडीए में खैबर पख्तूनख्वा ने यह मुतारिफ की है कि हर विलेज गांव की सतह पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटीज बनाई है, जिसकी बाकायदा कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है, और जिसको ये टास्क दिया गया है उसको एम्पावर किया गया है कि आप लोगों ने लोगों को वक्त पर इन्फॉर्म करना है, और अपनी ज़बान में चूंकि कुछ इस इलाके इस तरह है कि वहाँ पे सिग्नल्स नहीं होते, वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन कभी बार कट जाती है, मतलब कि किसी ब्रिज के बह जाने से, कभी लैंडस्लाइडिंग से, तो उन लोगों को ट्रेन किया गया है इस लिहाज से कि आप लोगों ने अपने इलाके के लोगों को एक तो इंफॉर्मेशन देनी है, अर्ली वार्निंग उसको देनी है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने उन्हें एवाक्यूएशन के लिए, इलाका खाली करने के लिए भी उन्हें तरगीब देनी है कि चूँकि ख़तरा ज़्यादा है इसलिए आप लोग, और उसके लिए हमने पहले से सेफ साइट्स आइडेंटिफाई किए होते हैं कि किस किस साइट्स पे किस रास्ते से ये लोग हिफाजत के साथ जाएंगे। ठीक है। और ये इस दफ़ा बिल्कुल हमने ग्रास रूट लेवल तक ये इंतज़ामात किए हैं, और तमाम जो एडीसी हमारे बेटे रहते हैं वहाँ पे ज़ैली इंतज़ामिया बिल्कुल ठीक वो है, हमारे साथ ग्रास on board रूट लेवल होते पे और फार फ्लंग एरिया पे। दिस इज द थिंग। थैंक यू सो मच एहसान दावर साहब। हम जिस तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर्डनेस की है उसी तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो। वेल विद दैट हम आपसे ले रहे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।